अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में पढ़ा था। ठीक है कि अमाउंट ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड। सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना है? लिक्विड में। और सॉलिड का मास कितना होना चाहिए? 1 kg। ठीक है, इनके 1 kg के हिसाब से हमने क्या करना है? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। ठीक है, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करना। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, और चूंकि आपका जो पेपर है वो भी एमसीक्यूज बेस होगा, तो आज से जितने भी लेक्चर हैं बच्चों आपने एमसीक्यूज के हिसाब से तैयार करने हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हो वो ड्यूरिंग लेक्चर ही कवर कर लिए जाए। आपने सिंपल क्या करना है? उसको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, और फुल कंसंट्रेशन के साथ रीड करना है। ठीक है, तभी आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की? कि आपने ड्यूरिंग द प्रोसेस जिस बॉडी को हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका आपने टेम्परेचर चेंज नहीं होने देना। ठीक है, उसी टेम्परेचर पे आपने क्या करना है? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है बाय एडिंग हीट। अब देखिए, सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन की थी कि द अमाउंट ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ यूनिट मास ऑफ solid substance into solid state into liquid state without changing its temperature is called latent heat of fusion। ठीक है बच्चों, अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं कहलाएगा, वो सिंपल क्या होगी? मेल्टिंग होगी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद हमने इसका सिंबल डिस्कस किया था कि इसका सिंबल क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का? वो क्या था? HF, F फॉर फ्यूजन। उसके बाद हमने इसका फार्मूला लिखा था कि HF इज इक्वल टू चेंज इन हीट, यानी कि डेल QF डिवाइडेड बाय M। ठीक है, उसके बाद हमने Q की वैल्यू को सेपरेट किया था। इसके बाद हमने इसका SI यूनिट लिखा था फार्मूले के बाद कि SI यूनिट क्या होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। ओवर में ये वाला फार्मूला था ना, HF इज इक्वल टू डेल QF डिवाइडेड बाय M। तो ये हीट है, हीट इसको हीट भी बोलते हैं और एनर्जी भी बोलते हैं। तो हीट और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? सेम। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल, और मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। तो इसका यूनिट क्या होता है? जूल पर किलोग्राम। किलोग्राम ऊपर जाके माइनस हो गया ना, तो जूल पर किलोग्राम। ये इसका क्या है? ऐसा यूनिट है, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है बच्चों, अब आपने हर पॉइंट को एज अ एमसीक्यूज आपने नोट करना है। ठीक है, क्योंकि जो आपका पेपर है वो एमसीक्यूज ही होना है। और इसकी लिमिटेशन क्या आपने याद रखनी है कि टेम्परेचर शुड नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस। टेम्परेचर को हमें क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। जब हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसके टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देना। ठीक है बच्चों, उसके बाद ऐसा यूनिट के बाद हमने आइस की एग्जांपल ली थी कि आइस की जो अमाउंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन है कि 1 किलोग्राम अगर हमारे पास आइस हो, उसको हमने मेल्ट करना हो, तो हमें उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। और उसका टेम्परेचर हमें पता है कि जो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होती है, वो कौन सा टेम्परेचर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ये भी क्या है? एमसीक्यूज है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। एमसीक्यूज है ये। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है आइस की? 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 5 जूल पर किलोग्राम। HF ऑफ आइस वो कितनी है बच्चों? HF इज इक्वल टू 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 5 जूल पर किलोग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, एक तो इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसकी अमाउंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन वो कितनी है? 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ 5 जूल पर किलोग्राम। मींस के पर किलोग्राम में क्या क्या मतलब है? 1 किलोग्राम के लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए होगी। आइस को
वाटर में कन्वर्ट करने के लिए एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना रहना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस, और ये फिक्स टेम्परेचर है, इससे ना ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। तो इस टॉपिक में 4 से 5 एमसीक्यूज हैं, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। एक इसमें बात रह गई थी कि फिजिकली मतलब कि कैसे हम इसको जो टेम्परेचर है ये 0 डिग्री सेल्सियस कैसे रहेगा, जबकि हम इसको कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर तो चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होता। और रियल लाइफ में भी इसका प्रूफ है कि आप क्या करें, एक बर्तन में, ठीक है, उसमें आप क्या डाल दें, आइस डाल दें, ठीक है, एक बर्तन में हमने क्या डाल दी, आइस डाल दी, अब उसको क्या करें, हीट प्रोवाइड करनी शुरू कर दें, ठीक है, उसको हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दें। अब क्या होगा, अब देखिए जब आइस मेल्ट होने से पहले अगर आप उसका टेम्परेचर नोट करें, बल्कि आप क्या करें, इसके अंदर एक थर्मामीटर डाल दें टेम्परेचर नोट करने के लिए, या हमने इसमें थर्मामीटर डाल दिया बर्तन के अंदर ही। थर्मामीटर क्या करेगा, इसका टेम्परेचर कैलकुलेट करेगा। हम देखेंगे कि जब आइस मेल्ट नहीं हुई, यानी कि मेल्ट करने से पहले उसका जो टेम्परेचर होगा वो माइनस में होगा, ठीक है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, मीन 0 से क्या होगा, कम होगा, माइनस में टेम्परेचर होगा। लेकिन जैसे हम उसको क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं या उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो आइस क्या करेगी, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, हीट को एब्जॉर्ब करेगी आइस और इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ जब 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, ठीक है, -3 से -2 पे आएगा, -2 से -1 पे, ठीक है, जैसे जैसे हम हीट प्रोवाइड करते रहेंगे, फिर -2 से क्या कहां पे जाएगा, 0 पे, -2 से -1 पे, -1 से फिर 0 पे, और जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री पे पहुंचेगा तो आइस क्या होगी, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट होना स्टार्ट कर देगी। तो हम देखेंगे कि जब तक आइस का सारा पानी नहीं बन जाता, ठीक है, ये इसमें हमने क्या डाला हुआ, थर्मोमीटर डाला हुआ, यहां पे सारी की सारी आइस किसमें कन्वर्ट हो गई है, वाटर में। तो बच्चों जब तक आइस सारी की सारी मेल्ट नहीं हो जाती उसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। बेशक इसमें अब देखिए यहाँ फॉर एग्जांपल ये इसका बड़ा पीस है ना आइस का, इतना सा भी अगर पीस इसका रह जाएगा, मींस सारी की सारी मैक्सिमम पार्ट ऑफ आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अभी भी उसका थोड़ा सा पार्ट रहता है, ठीक है, मेल्ट होने के लिए, वाटर में कन्वर्ट होने के लिए। तो उसका टेम्परेचर हम देखेंगे, हम कंटिन्यूअसली हीट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। अब जैसे सारी की सारी बर्फ पानी बन जाएगी, ठीक है, तब हम इसको अगर हीट प्रोवाइड करेंगे, फर्दर हीट प्रोवाइड करेंगे, तब इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब सारी की सारी जो बर्फ है, जो आइस है, वो क्या बन चुकी है, एक लिक्विड बन चुकी है। अब जब ये लिक्विड बन चुकी है, तब अब अगर हम इसकी एनर्जी को इंक्रीज करेंगे, इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तब इसका टेम्परेचर 0 से इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब तक इसमें आइस रहेगी, ऐसा तो नहीं ना होगा कि सारी सारी आइस एक ही दफा लिक्विड बन जाएगी, नहीं, बल्कि क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होगी, मेल्ट करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो जब तक ये पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती, तब तक जो इसका टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है बच्चों, ये बात प्रैक्टिकली प्रूफ है, आप घर में भी इसको करके देख सकते हैं कि जब तक सारी की सारी बर्फ पानी नहीं बन जाती उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। जब वो सारी की सारी पानी बन जाती है, तब अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, तब उसका टेम्परेचर 0 से इंक्रीज कर सकता है। लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी क्रिस्टल अगर बर्फ की पड़ी हुई ना, जो अभी मेल्ट होने वाली रहती हो, तब भी उसका टेम्परेचर 0 से इंक्रीज नहीं करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा।
ठीक है बच्चों, प्रैक्टिकली प्रूफ है इसका। तो ये था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो भी इससे रिलेटेड है, सेम बिल्कुल, सिर्फ एक दो वर्ड उसमें हमने चेंज करने हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है पेज नंबर 180। पेज नंबर 180 पे जो हमने टॉपिक करना है उसका नाम है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है बच्चों, वो क्या था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब बच्चे सबसे पहले तो हमें बताना चाहिए कि वेपोराइजेशन होता है क्या है। ठीक है, जैसे फ्यूजन, फ्यूजन का हमने क्या पढ़ा था कि किसी सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो वेपोराइजेशन क्या होता है, लिक्विड का गैस में चेंज होना, ये क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन। जैसे सॉलिड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, बर्फ है, आइस है, ये कौन सी स्टेट इसकी, सॉलिड स्टेट होती है। ठीक है, सॉलिड सॉलिड होती है ना बर्फ। अब जैसे हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में। ठीक है, तो सॉलिड का वाटर में कन्वर्ट होना ये क्या कहलाता है, फ्यूजन। ठीक है बच्चों, सॉलिड का वाटर में कन्वर्ट होना ये क्या कहलाता है, फ्यूजन कहलाता है। अब हमने क्या करना है कि ये जो वाटर है इसको हमने फर्दर एनर्जी प्रोवाइड करनी है, या इसको हम क्या करेंगे, और ज्यादा गर्म करना शुरू कर देंगे। ठीक है, पहले हमने आइस को गर्म किया, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर में। अब हमने क्या करना है, वाटर को फर्दर गर्म करना है, इसको फर्दर हीट प्रोवाइड करनी है। तो जैसे हम इसको फर्दर हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में। ठीक है, यानी कि स्टीम बन के वेपोराइज हो जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगी। ठीक है, तो वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आइस का वाटर में कन्वर्ट होना ये क्या कहलाता है, फ्यूजन, और वाटर का गैस में कन्वर्ट होना बाय एडिंग हीट। ठीक है, या बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी, खुद ब खुद तो नहीं ना होगा। ठीक है, तो जैसे हम वाटर को एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू करेंगे तो वाटर किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, गैस में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जैसे सॉलिड का वाटर में कन्वर्ट होना फ्यूजन कहलाता है, तो वाटर का गैस में कन्वर्ट होना ये क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है। ठीक है, वेपर से, वेपर क्या होते हैं, बखारात होते हैं, जो स्टीम होती है, भाप जिसको बोलते हैं। ठीक है, कि वाटर का गैस में कन्वर्ट होना ये क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन कहलाता है। इसकी प्रॉपर हम डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से हम इसको रिलेट करते हैं। उसमें क्या था, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड। ठीक है, कि सॉलिड के 1 किलोग्राम मास को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हमें एनर्जी चाहिए होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसमें हमें सॉलिड की बजाय क्या लेना है, वाटर लेना है। ठीक है, हम क्योंकि उसमें हमने क्या किया, सॉलिड को वाटर में चेंज किया था, अब हमने क्या करना है, वाटर को गैस में चेंज करना है। तो अब हम किसका मास लेंगे, वाटर का मास लेंगे, और वाटर का मास कितना लेंगे, 1 kg। ठीक है, जिस तरह हमने सॉलिड का मास 1 kg लिया था, वाटर का मास भी क्या लेंगे, 1 kg उसका मास लेंगे। ठीक है, तो वाटर के या लिक्विड स्टेट के 1 किलोग्राम मास को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हमें एनर्जी चाहिए होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब देखिए इसकी भी हम, जैसे उसकी लिमिटेशन थी ना कि उसका टेम्परेचर आपने चेंज नहीं करना,
तो इसकी भी लिमिटेशन है सेम वही कि विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। ठीक है, जैसे हमने उसमें बर्फ की एग्जांपल देखी थी ना कि बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है मेल्टिंग पॉइंट, तो जब तक बर्फ सारी की सारी मेल्ट नहीं हो जाती तब तक उसका टेम्परेचर क्या रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह वाटर की जब तक सारे का सारा गैस नहीं बन जाता, ठीक है, जब तक वाटर सारे का सारा गैस नहीं बन जाता तब तक इसका भी टेम्परेचर क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो जो उसकी लिमिटेशन थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, वही वाली इसकी लिमिटेशन है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में भी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि द अमाउंट ऑफ हीट required to convert a unit mass का मतलब क्या है 1 kg। ठीक है बच्चों, यूनिट मास का क्या मतलब है 1 kg। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट a unit mass of a liquid the amount of heat required to convert a unit mass of a liquid into liquid को किस में कन्वर्ट करना है, गैस, विदाउट चेंजिंग its temperature is called latent heat of vaporization। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बिल्कुल उससे रिलेटेड है जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ी थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाली। उसमें सिर्फ यहाँ से आपने चेंजिंग करनी है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड से लेके इनटू गैस, सिर्फ ये 2 वर्ड आपने चेंज करने हैं। ठीक है, बाकी सारे का सारा वही है कि उसमें क्या था, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है, इसमें लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना होता है। तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए यानी कि 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हमें एनर्जी चाहिए होगी उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इसकी लिमिटेशन क्या है कि विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, कि टेम्परेचर को चेंज नहीं करना, ना ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में और ना ही लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में। टेम्परेचर को आपने थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, बल्कि ये प्रैक्टिकली खुद ब खुद क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है, ये चेंज नहीं होता। जब तक सारे का सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं होगा तो लिक्विड का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, उसी टेम्परेचर पे इवेपोरेट होता रहेगा वाटर। ठीक है बच्चों, तो दूसरे नंबर पे हमने इसका सिंबल को डिस्कस कर लेते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का सिंबल क्या होगा। तो बच्चों इसका सिंबल है HV। ठीक है, HV, V फॉर वेपोराइजेशन। ठीक है, V फॉर वेपोराइजेशन। तो बस ये तक आज हमने करना था, इससे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसको आप पढ़िएगा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यानी कि एमसीक्यू उनको मार्क करना है, उनको याद भी करना है। ठीक है, जितने एमसीक्यू इसमें से बने थे वो मैंने आपको बता दिए, इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफिज़।